अब देखते हैं हम आपेक्षिक वेग की गणना यदि v1 व v2 के बीच जो है थीटा कोण बने। अभी हम देख रहे थे दोनों वस्तुएं इस प्रकार से एक ही दिशा में गति कर रही थी, ठीक है ना। परंतु यदि दोनों जो है इस प्रकार से थीटा कोण बनाते हुए गति करे, एक वस्तु इस दिशा में v1 और दूसरी वस्तु b इस दिशा में गति करे, दोनों के बीच का कोण क्या हो, थीटा हो, तब कैसे निकालेंगे आपेक्षिक वेग का परिमाण। तो देखते हैं, ए का वेग बराबर है v1, बी का वेग बराबर ले ली है v2, यदि उनके बीच का कोण क्या हो, थीटा हो, ठीक है ना। तो b के सापेक्ष a का आपेक्षिक वेग, a का आपेक्षिक वेग निकालना है, मतलब a का वेग माइनस b का वेग होगा ना। तो v1 माइनस v2 क्या ऐसे लिख सकती हूँ, v1 प्लस माइनस v2, कोष्टक में माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख ली। तो हम यदि ग्राफ में दर्शाना चाहें तो ये v2 धनात्मक वाला मान है और ये v1 भी धनात्मक वाला मान है, इसमें धनात्मक है इस ओर, इधर v2 भी धनात्मक है, परंतु हमारे पास v1 धनात्मक है और v2 ऋणात्मक है, मतलब v1 ये धनात्मक हो गया और v2 को क्या लेना पड़ेगा, ऋणात्मक दिशा में लेना पड़ेगा, तो माइनस v2 इस दिशा में, ये पॉजिटिव वाला इस दिशा में होता है, ये माइनस वाला, इन दोनों के बीच का कोण है थीटा, v1 और v2 के बीच का। परंतु हम क्या ले लेते हैं, वेग एक सदिश राशि है, तो इन दोनों का परिणामी क्या आएगा, v आएगा, ले लेते हैं, क्या आएगा, v, ठीक है। और v1 के साथ जो परिणामी वेग है वो कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। तो परिणामी वेग v बराबर आपेक्षिक वेग ना, आपेक्षिक परिणामी वेग v बराबर आएगा, इसके कैलकुलेशन में हम नहीं जाते हैं, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो v बराबर रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा, क्या आता है आपेक्षिक परिणामी वेग, v बराबर रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। यदि परिणामी वेग v व v1 के बीच का कोण अल्फा बने तब ये परिणामी वेग v और v1 के बीच का कोण क्या बने, अल्फा बने, तब अल्फा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो v2 साइन थीटा आएगा लंब का मान और कर्ण का मान है लंब बटे आधार ना, सॉरी, तो v2 साइन थीटा बटे v2 माइनस v1 माइनस v2 कॉस थीटा, इसको भी याद रखना है, केवल अभी डीपली जो है इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स के रूप में, इधर यहाँ से इधर आएगा तो tan इनवर्स के रूप में हो जाएगा, ठीक है, v2 साइन थीटा v1 माइनस v2 कॉस थीटा, ठीक है। तो आपेक्षिक वेग का परिमाण से हमको मतलब है, तो v बराबर रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी कुछ केसेस देख लेते हैं। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 हो, मतलब ए और बी एक ही दिशा में गति करे, ये ए है ये बी है, तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा जी, 0 होगा, ठीक है। तो थीटा बराबर 0 रखते हैं सूत्र में, तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये कुछ फॉर्मूला जैसा नज़र आ रहा है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ लिखेंगे v, ये वैल्यू है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, v1 वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, क्या आएगा, v बराबर v1 माइनस v2, ठीक है। यही सूत्र हम निकाले थे क्या, आपेक्षिक वेग का। तो अभी तक जितना पीछे हम लोग केस पढ़े थे उसमें जो दोनों वस्तुएं हैं एक ही दिशा में गतिशील था, ठीक है। अब यदि दोनों वस्तुएं जो है तो उसके लिए इस प्रकार से फॉर्मूला आ गया, v बराबर v1 माइनस v2, b के सापेक्ष a का आपेक्षिक वेग आ गया, ठीक है। अब यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, a इस दिशा में जा रहा है, b उसके लंबवत जो है 90 अंश का कोण बनाते हुए जा रहा है, तो cos 90 का मान यहाँ थीटा की जगह 90 रख दो, तो cos 90 का मान क्या होता है 0, तो 0 हो गया इतना टर्म। क्या बचा हमारे पास, v बराबर रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बचा,
तो परिणामी वेग कैसे निकालेंगे? यदि दो वस्तुएं जो है एक दूसरे की लंबवत गति कर रही है तो √v1² प्लस v2 स्क्वायर से निकालेंगे। ठीक है। अब यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, ए तथा बी विपरीत दिशा में गति करे, एक इस दिशा में गति कर रहा है ए और दूसरा विपरीत दिशा में गति कर रहा है बी, ठीक है, तब क्या आएगा? तो दोनों के बीच का कोण क्या बनेगा? 180 अंश बनेगा। ठीक है। तो कॉस थीटा की जगह 180 रख दो, तो कॉस 180 का मान होता है -1। तो ये हम -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है। तो v1² प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2, ये भी कुछ फॉर्मूला जैसा नज़र आ रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है। ठीक है। तो ये क्वांटिटी है तो उसको क्या लिखेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल कट गया तो आपेक्षिक वेग v कितना आ गया? v1 प्लस v2। ठीक है ना। पढ़े थे कि नहीं? यदि दोनों वेग जो है विपरीत चिन्ह के हो, v1 व v2 क्या हो? विपरीत चिन्ह के, बताया था मैंने अभी, या विपरीत दिशा में हो, तब परिणामी वेग कितना आता था जी? परिणामी आपेक्षिक वेग v1 प्लस v2 आता था। मतलब अधिकतम आपेक्षिक वेग कब होगा? अधिकतम आपेक्षिक वेग जब दोनों वस्तुएं क्या हो? एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही होगी, तब क्या होगा? अधिकतम आपेक्षिक वेग प्राप्त होगा। एक जो है 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, एक इधर 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो हम यदि यहाँ बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, मान लो ये एक ट्रेन है, ये भी एक ट्रेन है, तो आपेक्षिक वेग कितना प्रतीत होगा हमको? कितना प्रतीत होगा? 5 3 8 मीटर पर सेकंड प्रतीत होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपेक्षिक वेग है। परिवर्ती ऋजुरेखीय गति। ठीक है। ऋजुरेखीय मतलब समझते हैं, कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, अब क्या होगा? परिवर्तन होगा उसकी गति में। तो कैसे परिवर्तन होगा समझते हैं। वेरिएबल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यदि कोई वस्तु सरल रेखा में, ऋजुरेखीय मतलब कैसी गति करेगी? सरल रेखा में गति करती है, जिसका वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, तो वस्तु की गति को क्या कहते हैं? परिवर्ती ऋजुरेखीय गति। परिवर्ती है मतलब गति में परिवर्तन होगा। ठीक है ना। तो यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, जिसका वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं? परिवर्ती ऋजुरेखीय गति कहते हैं। ठीक है ना। मेरे पास ये समय अंतराल है 1-1 सेकंड का। ठीक है ना। 1 सेकंड, कोई वस्तु जो है 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। ठीक है। फिर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। फिर जो है 7 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। फिर जो है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। तो देखो, समान समय अंतराल की में वस्तु के वेग में क्या हो रहा है जी? परिवर्तन हो रहा है वेग में ना। तो इसे ही क्या कहते हैं? परिवर्ती ऋजुरेखीय गति कहते हैं। ठीक है। अब वेग में परिवर्तन हो रहा है मतलब यहाँ एक शब्द जुड़ जाएगा, क्या? त्वरण। ठीक है। वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाएगा? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं जी? त्वरण। तो इस गति में समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, अतः वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। त्वरण की परिभाषा देख लेते हैं। एक्सीलरेशन, किसी वस्तु का समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। एक्सीलरेशन का ए, यह एक सदिश राशि है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर, क्या होता है? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर। दर शब्द आ गया मतलब क्या होगा जी? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो वेग परिवर्तन की दर लिखो या वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है। यदि किसी वस्तु का किसी क्षण t पर या किसी समय t पर वेग कितना है? v ऑफ t है, तथा क्षण t डेस में या t डेस में क्या है? वेग v ऑफ t डेस हो, तो t में क्या है? वेग v ऑफ t, t डेस में क्या है? v ऑफ t डेस।
तो त्वरण a बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन मतलब v ऑफ t डेज माइनस v ऑफ t, परिवर्तन हो गया, बटे समय अंतराल। समय का अंतराल मतलब माइनस करना है, टी डेज माइनस टी, टी डेज माइनस टी। तो एक्सेलरेशन a बराबर आ गया, परिवर्तन को हम डेल से प्रदर्शित कर देते हैं, तो डेल v अपॉन डेल टी। क्या आ गया, डेल v अपॉन डेल टी। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड। ठीक है ना, तो ये सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र होता है m0LT माइनस 2, ये माइनस 2 है ना भाई। ठीक है, तो ये होता है त्वरण। देखते हैं त्वरण के प्रकार। नियत या एक समान त्वरण, परिवर्ती त्वरण, नियत त्वरण पहले समझ लेते हैं, फिर परिवर्ती त्वरण भी समझ में आ जाएगा। जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन समान होता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण या नियत त्वरण कहते हैं। ठीक है ना, जब समान समय अंतराल में, मान लो ये एक एक सेकंड ले रहे हैं, एक सेकंड, मान लो यहाँ है 2 मीटर पर सेकंड इसका वेग, यहाँ है 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ क्या है 4 मीटर पर सेकंड। तो वेग कितना बढ़ रहा है, एक एक मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है क्या एक सेकंड बाद 1 मीटर, फिर दूसरे सेकंड बाद 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, मतलब 1 मीटर पर सेकंड के वेग से परिवर्तन हो रहा है, समान परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो समान समय अंतराल में जब वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन तो हो रहा है पर समान रूप से हो रहा है, कितना, 1 मीटर पर सेकंड के रूप में। ठीक है, तो वस्तु के त्वरण को क्या कहते हैं, एक समान त्वरण या नियत त्वरण कहते हैं। इसका उदाहरण है ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु। इस प्रकार किसी ऊंचाई से यदि किसी वस्तु को गिराएंगे तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न होगा, पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, इसलिए वस्तु नीचे की ओर खींचा चला जाता है, बल लगा रहे हैं मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, परिवर्ती त्वरण, अब इसका अपोजिट होगा, जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन होता है तो वस्तु के त्वरण को क्या कहते हैं, परिवर्ती त्वरण। समान समय अंतराल ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ 2 सेकंड ले रही हूँ, 2 सेकंड 2 सेकंड समान समय अंतराल है। यहाँ है मान लो 4 मीटर पर सेकंड वेग, यहाँ है 8 मीटर पर सेकंड वेग, फिर क्या है 5 मीटर पर सेकंड वेग। तो यदि इन दोनों को देखें तो कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड का वेग बढ़ा, परिवर्तन हुआ। इन दोनों को देखें तो 3 मीटर पर सेकंड का वेग कम हो गया, मतलब वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, असमान हो रहा है। समान समय अंतराल है परंतु वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, असमान, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, परिवर्ती त्वरण। अब त्वरण में परिवर्तन हो रहा है हर एक पॉइंट पर, तो इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, तो हमको पता है क्या निकाल सकते हैं, औसत। क्या निकाल सकते हैं, औसत या फिर तात्क्षणिक, ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है वेग के लिए। तो औसत त्वरण देखते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की औसत दर को औसत त्वरण कहते हैं। माना कि किसी क्षण किसी वस्तु का किसी समय t में वेग v ऑफ t तथा समय t डेज में वेग क्या हो, v ऑफ t डेज हो, तो औसत त्वरण a एवरेज बराबर v ऑफ t डेज माइनस v ऑफ t अपॉन t डेज माइनस t। एवरेज ऑफ एक्सीलरेशन कितना आएगा, डेल v अपॉन डेल t। ठीक है, औसत निकाल लेंगे इसका, औसत निकाल लेंगे वेग इसका। ठीक है, उसके बाद जो है निकालेंगे। तात्क्षणिक त्वरण देखते हैं। तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण विशेष पर, तो किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष पर त्वरण को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। यदि किसी समय अंतराल डेल टी में वस्तु का वेग डेल वी हो तो तात्क्षणिक त्वरण a बराबर लिमिटेशन डेल टी टेंडिंग्स टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी। हम जानते हैं यहाँ लिमिट क्यों लगाते हैं, क्योंकि डेल टी का मान बहुत कम है, या कह सकते हैं शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है।
ठीक है ना। तात्क्षणिक, क्षणिक मतलब पल भर में होना चाहिए, तो उसका समय क्या होगा भाई, बहुत कम होगा कि नहीं, इसलिए लिमिटेशन डेल टी टेंडिंग्स टू 0 लेते हैं हम, ठीक है ना। अब देखते हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण, कब जो है त्वरण को धनात्मक लेंगे और कब ऋणात्मक लेंगे। तो जब वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं। ये कोई वस्तु है, उसका वेग यहाँ 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 4 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 6 मीटर पर सेकंड है। तो समय के साथ वस्तु का वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण। यदि कोई अन्य वस्तु है, इसका 6 मीटर पर सेकंड है पहले वेग, फिर 4 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड हो गया वेग, तो उसको क्या कहेंगे, वेग का मान यदि घटेगा, वेग में परिवर्तन तो हो रहा है पर इसमें वेग बढ़ रहा है और इसमें वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। तो वेग में यदि बढ़ेगा तो उसको धनात्मक त्वरण और वेग यदि घटेगा तो उसको ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन, और धनात्मक त्वरण को केवल त्वरण कह देते हैं, ठीक है। धनात्मक त्वरण को केवल त्वरण कहते हैं और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है धनात्मक त्वरण का, कोई वस्तु जो है ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रही है, वो धनात्मक त्वरण, उसका वेग जैसे नीचे आता जा रहा है और जो है बढ़ता जा रहा है। और यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो पहले आज ज़्यादा वेग से जाएगा, जब हम बल लगाएंगे ऊपर जाते जाते उसका वेग कम हो जाएगा, होता है कि नहीं, कुछ समय पश्चात फिर नीचे आ जाएगा। तो सबसे अच्छा उदाहरण है धनात्मक त्वरण का ऊंचाई से गिरती हुई कोई वस्तु, और ऋणात्मक त्वरण का या मंदन का धरती से या धरातल से किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है त्वरण और मंदन।